हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेटेड सेट एडुटेरिया का डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल अपडेटेड है। ये बिहार एसएससी सहायक शाखा पदाधिकारी एएसओ के लिए निकाला गया है CGL 4। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल देखिए प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए CGL 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का ये वॉल्यूम 2 आ चुका है और इसका लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग फ्रेंड्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का अपडेटेड सेट आप सभी को दे रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसका PDF आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ पेज बाय पेज अगर आप लोग पूरा PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस बुक का, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा तो इसका बिल्कुल पेज बाय पेज आपको पूरा PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये अपडेटेड सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करते हैं और इसमें फ्रेंड्स हम GK GS का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जब होगा तो हम मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेट का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक कौन था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त कौन था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य का अत्यंत विस्तार किया गया था। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है इस समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन पूछा जाता है, किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें कविराज की उपाधि भी मिला है। क्या कहते हैं? कविराज की उपाधि मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा। लिखा है, निम्नलिखित कथन में से सही कथन बताइए कौन सा है? पहला कथन है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी बात सही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कथन है कि हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, ये कथन गलत है क्योंकि हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चौथा कथन था कि हड़प्पा के उत्खनन RD बनर्जी ने किया था, ये भी गलत है क्योंकि हड़प्पा का उत्खनन करता जो होते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी हैं। और इसके बाद पांचवा कथन है कि छात्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है, तो पांचवा कथन भी गलत है, यानी केवल 1 और 2 इस कथन का सही होगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखा, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों के विचार कीजिए और उनमें से तीक्ष्णतम कारण इंगित कीजिए क्या होगा। तो इनमें तीक्ष्णतम जो आपका कारण है वो ऑप्शन D है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। अगला सवाल 4 है। लिखा है, अलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो 4 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन B, इसका संबंध फ्रेंड्स डाक व्यवस्था से था। याद रखेंगे डाक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। सवाल है कि शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा उत्तर सही है। पहला कथन है कि परगना सिकदार के अधिकार में था, तो पहला कथन इसका सही है। दूसरा, मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखरेख करता था, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, शेर शाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, राइट आंसर D है। अगला सवाल 6 है। लिखा है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं है? एक विशेषता एकता व्यवस्था की कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है
एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। पहला कथन तो इसका सही है। दूसरा है सियासतनामा का एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। तीसरा, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि एकता का जो फ्रेंड्स यहाँ राजस्व जो होता था वो डायरेक्ट सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। सही आंसर इस सवाल का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। 7 में लिखा है कि औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो औरंगजेब के बारे में कौन सा सही है? पहला है कि उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तक, हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य विस्तार किया था। पहला कथन सही है। दूसरा, उसे जिंदा पीर कहा जाता था, ये भी सही है। तीसरा, उसने टर्की कानून को अपनाया था, ये भी कथन सही है। यानी ऑल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी करना होगा इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, लिखा है डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो डच जो था फ्रेंड्स, ये 1600 ईस्वी में गोलकुंडा शासक के फरमान हासिल कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका विकल्प जो है कूट भाषा में दिया गया है। ठीक है, तो कूट भाषा में है। पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन फ्रेंड्स बिल्कुल सही है और तीसरा कथन भी सही है, लेकिन चौथा कथन गलत होगा। पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में नहीं बल्कि मछलीपट्टनम में लगाया था। राइट आंसर सी करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। लिखा 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ईसाई मिशनरीज द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना। पहला इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा, मंदिर और मस्जिदों की ज़मीन पर कर लगाना, दूसरा भी सही है। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधार की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये भी सही है। यानी इसमें भी आपका सबका सब राइट हो रहा है, पहला कथन, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगिकीकरण के लिए उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर। पहला जो लिखा है कि गुमशुदा के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, ये सही है। दूसरा, देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, ये भी इसके लिए उत्तरदायी है। भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियाँ, ये भी उत्तरदायी है। इसमें भी आपका राइट आंसर सी करना होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए इसके बाद अगला सवाल 11 है। लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिए, तो पहला कथन सही होता है इसका। इसके बाद दूसरा कथन में है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया, तो दूसरा कथन भी इसका सही है। बट तीसरा कथन गलत है इसमें कि इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन किया, तो केवल 1 और 2 इसका कथन क्या होगा? राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। लिखा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? ठीक है, तो 12 का राइट आंसर सी होगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो इसी के विरोध में क्या है, तो बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 13 है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है? तो फ्रेंड्स कोयले की भंडार के लिए इनमें माना जाता है महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और सोन घाटी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल 15 है। 15 में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है।
तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनसंख्या के वितरण को ये प्रभावित करता है। तो इसका दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही होगा। 15 का राइट आंसर सी है, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के किस जिला में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के फ्रेंड्स याद रखेंगे गया जिला। किस में पाया जाता है? तो गया जिला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है सवाल में कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 17 का राइट आंसर। तो 17 का राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? पहला, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि चेम्बरलेन तथा मोल्डन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, हाँ ये कथन सही है इसका। तो दूसरा कथन क्या होगा राइट आंसर? तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। इसके बाद अगला सवाल 19 है, लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लैगून और पलाया के धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध हैं। बिल्कुल पहला कथन सही होता है। दूसरा, धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोग उद्योग में होता है, तो नहीं, दूसरा कथन इसका गलत लिखा है। तीसरा, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झील और तालाब हैं, तीसरा कथन सही होगा, यानी केवल 1 और 3 राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लिखा निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो चाय की खेती के लिए पर्वतीय ढाल वाली भूमि होनी चाहिए, अम्लीय मिट्टी, सुवितरित वर्षा, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर सभी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और महान्यायवादी की जो चर्चा है वो 76 में आपका दिया गया है। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकते हैं, बट वोट देने का इनको अधिकार प्राप्त नहीं होता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो याद रखेंगे केवल और केवल लोकसभा में, केवल और केवल लोकसभा में। और धन विधेयक की जो चर्चा है वो आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो याद रखेंगे भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। आर्टिकल 75 में क्या है? तो प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। क्वेश्चन 24 है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो याद रखेंगे इसमें मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वो क्या होता है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। क्वेश्चन 25 है, लिखा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर झंडे लगा फहराना किसके तहत नागरिक को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है? तो ये अधिकार प्रदान किया गया है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। और अगला सवाल देखिए 26 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, तो केवल क्या है? तो केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है, आंसर इसका डी करना होगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। याद रखेंगे संविधान के भाग 18 किस में है? तो भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है, जिसमें आपका 352 जो होता है ये बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के विरुद्ध लगाया जाता है। और ये जो आपका 352 का प्रयोग है अभी तक 3 बार किया गया है। कितनी बार? 3 बार। एक तो आपका भारत चाइना का युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय,
और 1975 में, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा जो है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और वित्तीय आपात 360 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। लिखा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो कौन ले सकता है? तो 28 का आंसर सी करेंगे, महान्यायवादी। और अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं कि महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सवाल है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किससे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? याद रखेंगे भारत के संविधान के भाग 4 के का किसमें है? तो भाग 4 के का में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 10 थी, वर्तमान में 11 इसकी क्या है? संख्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 30 है। लिखा निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण में जो सम्मिलित नहीं होता है वो होता है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला सवाल 31 है। लिखा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित था? तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था और इसका कार्यकाल जो है 1956 तक था, पहला कार्यकाल। और इसका मॉडल जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। वहीं आपका जो द्वितीय मॉडल जो था वो पीसी महालनोबिस के ऊपर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। सवाल है भारत में मूल्य वर्धित वैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है, यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है। और इसके अलावा कथन 4 सही है कि इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है। बाकी दूसरा और तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। इसके बाद 33 है। लिखा निम्न में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है? तो याद रखेंगे आंसर ए होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 34 है। लिखा यदि आप MS वर्ड कंट्रोल ए की दबा रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो कंट्रोल ए से होता है सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट 35 निम्न में से कौन सा तबला वाद्य यंत्र है? तो 35 का बी हो जाएगा, जाकिर हुसैन। 36 है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश निम्न में से कौन है? तो 36 का ए हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 37 में है कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स खेल प्रशिक्षण के लिए जो दिया जाता है वो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और इसके तहत 15 लाख की राशि क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक की बात किया जाए यहाँ पर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन जो लिखा गया फ्रेंड्स, डी ऑप्शन मुख्य समुद्री उत्पादक होंगे। और क्वेश्चन 40 में लिखा है मानसूनी वर्षा विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो गलत कथन आपका सी है कि भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। तो ये प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता है, ठीक है, भौगोलिक असमानता के कारण ये असमान होते हैं। 41 लिखा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत निम्न में से कौन सा शहर जो है श्रेणी 1 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इंदौर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 5वां राजभाषा सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 42 का राइट आंसर सी होगा, गांधीनगर। अगला सवाल 43 है। लिखा निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया गया?
तो महिला रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 2025 में बिहार में किया गया था। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। पहला कथन है कि भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है, ये सही है। दूसरा कथन भी इसका बिल्कुल सही है। थर्ड कथन भी सही है फ्रेंड्स। तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी आंसर करना होगा। इसके बाद 45 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। तो 45 का बी हो जाएगा, मदर मैरी कम टू मी। नेक्स्ट 46 का स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है। तो इसमें टोटल फ्रेंड्स 4 स्थल हैं बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जिसे विकसित किया गया है, ठीक है, जिनमें आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि क्षेत्र इसमें स्थित है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का रहने वाला है 47। लिखा है, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो दालों का उत्पादन दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा निम्न में से किस उद्योग के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं। तो 48 का इनमें से सभी आंसर करना होगा। एल्यूमिनियम, सीमेंट, कलवर क्षार, लुगदी और कागज़ ये सभी आएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है। तो सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है कोलकाता को। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया। तो प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम लोग रोलिंग घर्षण में करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे आवर्धक कांच में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और अगला सवाल 44 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है, इसकी पहचान करें। वोल्ट मीटर को हम लोग विभवांतर मापने में करते हैं। आमीटर का फ्रेंड्स विद्युत धारा मापने में करते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत वाहक बल मापने में करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर का विद्युत प्रतिरोध जो लिखा गया ये गलत है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से फ्रेंड्स हम लोग विद्युत धारा की दिशा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा की दिशा मापते हैं, इसलिए चौथा यहाँ पर गलत आपका मैचिंग है। ऑप्शन डी राइट होगा। 55 में है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट लिखा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तो आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। आंसर डी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और अगला सवाल 58 है, लिखा है, आम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है। तो इसमें याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, HCOH कौन सा अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका फार्मूला लिखा गया है ये किस अम्ल का फार्मूला है। तो फ्रेंड्स ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लिखा हीरा तथा ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन बताइए। पहला है कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है। नहीं, पहला कथन गलत है, अलग अलग होती है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। तीनों के तीनों कथन गलत हैं।
इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। और अगला सवाल 61 है, कहा है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन इसमें सही है? पहला कथन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो गलत है। केवल एक इस सवाल का क्या है राइट आंसर। 62 लिखा रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो आंसर ए होगा उधरपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो फ्रेंड्स प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो आइसोप्रीन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल में है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो 64 का राइट आंसर डी करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो 65 का आंसर डी होगा, जिप्सम। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो इन्हें हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 लिखा है कि मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो 67 का आंसर बी करेंगे, अधः अस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार बताइए, कौन सा है? तो 68 का आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स इसका क्या होगा राइट आंसर। 69 में कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो 69 का राइट आंसर सी होगा, ग्लूकोज। और अगला सवाल 70 है, लिखा पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो 70 का डी करेंगे, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, पीछे का भाग यहाँ पर इसके लिए संवेदनशील क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी किस में बदलती है? तो आंसर इसका बी होता है, क्लोरोप्लास्ट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, लिखा आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो 74 का आंसर डी हो जाएगा, ये आंत को प्रभावित करते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न 75 है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस बुक का सारा सेट हम कंप्लीट बिल्कुल करेंगे प्रतिदिन। साथ ही साथ इसका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर पूरे 15 सेट का इसका सॉल्यूशन के साथ पूरे पेज वाइज पेज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से मैसेज करिए, आप सभी को पूरा सेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।